सर इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस। इंटरनल की वजह से। इंटरनल सॉरी। कितनी आई थी याद है? जी याद नहीं, इसका मतलब पढ़ के आते नहीं आप लोग जी। कोई स्टूडेंट बता दे। जी काजी साहब। सर रिवाइज नहीं किया, वो पिछला चैप्टर किया था। हाँ सर रिवाइज नहीं ओके। किया। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसकी इंडक्टेंस है कंडक्टर की, वो है ड्यू टू द फ्लक्स इंटरनल टू द कंडक्टर एंड ड्यू टू द फ्लक्स एक्सटर्नल टू द कंडक्टर। इंटरनल टू द कंडक्टर जो फ्लक्स है उसकी वजह से लाइन की इंडक्टेंस है दैट वाज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर। ठीक है, 1/2 0.5 इंटू 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर। अगर 100 किलोमीटर की एक लाइन है, ठीक है, देन यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इंडक्टेंस ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स की वजह से कितनी इंडक्टेंस होगी 100 किलोमीटर कंडक्टर की, 10 किलोमीटर कंडक्टर की, 100 मीटर कंडक्टर की, दैट यू कैन कैलकुलेट, but it is a constant and that is equal to 1/2 into 10⁻⁷ henries per meter. ठीक है, so there is flux external to the conductor as well. ठीक है, वो situation जो है has been depicted in this picture. Here we see that there is conductor. Okay, so at a radius center से अगर हम move करें at a distance x पे, ठीक है, और जिस तरीके से इंटरनल हमने कंडक्टर के इंटरनल हमने dx का एक थोड़ी सी थिकनेस हमने डिफाइन की थी एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, जब हमने कंडक्टर के इंटरनल हमने निकाली थी इंडक्टेंस, तो वही डेरिवेशन उसी तरह की ही है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रादर देन इनसाइड द कंडक्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ड्यू टू द फ्लक्स एक्सटर्नल टू द कंडक्टर। ये कंडक्टर की बाउंड्री है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी फ्लक्स है। राइट हैंड रूल की मदद से अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, then the flux will be counterclockwise and if current is coming outside this page, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्लॉकवाइज, उस सूरत में फिर इस डायरेक्शन पे ये काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, देन दिस विल बी द डायरेक्शन, फ्लक्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और करंट अगर अंदर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, सो ड्यू टू द करंट इन दिस कंडक्टर, करंट कंडक्टर की बाउंड्री से बाहर अगर देखें तो यहाँ पे फ्लक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लक्स लाइंस होंगी, यहाँ पे भी फ्लक्स लाइन होगी, यहाँ पे भी फ्लक्स लाइन होगी एंड सो ऑन। ठीक है, सो फॉर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, द डिस्टेंस x इज आउटसाइड बाउंड्रीज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x पे देयर विल बी सम फ्लक्स bx, और bx किसके बराबर होगा? bx विल बी म्यू नॉट hx के बराबर होगा। एंड व्हाट विल बी hx? In this case hx, calculation of hx is very simple. कैसे करेंगे? एट ए डिस्टेंस x पे ये जो सर्कुलर पाथ बनता है उस पे आप एम्पियर्स का जो लॉ हमने डिफाइन किया था, टू hx डॉट l, उसको इंटीग्रेट करें 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, और यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड बिकॉज इस पाथ में अगर हो तो करंट इनक्लोज्ड, इस ये सारी की सारी करंट है कंडक्टर में जो है। ठीक है, सो प्रीवियस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके हम hx निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू I डिवाइड बाई 2πx। यहाँ पे इंडक्टेंस ड्यू टू द एक्सटर्नल फ्लक्स वो निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। नाउ फ्लक्स लिंकेजेस, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इंडक्टेंस, ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, सो एट डिस्टेंस x जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू d इंटू फाई एक्स। ठीक है, d इंटू फाई एक्स फ्लक्स लिंकेजेस, बिकॉज ये जो फ्लक्स है ये सारी की सारी करंट को लिंक कर रहा है। प्रीवियसली हमने क्या डिफाइन किया था फ्लक्स लिंकेजेस को? ठीक है, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स डिवाइड बाय आई ए। आई एक्स क्या चीज था?
आई एक्स था, कंडक्टर के अंडर एक डिस्टेंस एक्स के अंदर जो करंट था और उसको टोटल करंट से हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आए तो इसमें सारे का सारा फ्लक्स, सारे का सारा जो करंट है, कोई फ्रैक्शन इसके साथ लिंक नहीं कर रही है, पूरे का पूरा करंट इसके साथ लिंक कर रहा है। तो सो दिस करंट उसमें जो है n जो है आई एक्स डिवाइड बाई आई, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट यहाँ पे डी एक्स, इस यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ठीक है, तो वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? बिकॉज जिस तरह प्रीवियसली हमने एक इमेजिन किया था, एक हालो सिलेंडर हमने देखा था और उसको फिर हमने काटा था, इफ यू रिमेंबर, और उसमें एक खास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन किया था, तो वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को अगर आप रिकॉल करें तो ये डी एक्स है और कंडक्टर की लेंथ क्या है? एल है। तो टोटल एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा? डी एक्स इंटू एल के बराबर होगा, ठीक है। सो डी एक्स इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई एल, हमने क्या लिया? 1 मीटर लिया, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ तो हमें पता नहीं होती है, हम क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ इसकी इंडक्टेंस निकालते हैं। तो एक्चुअल अगर हमें पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस मिल जाए, तो अगर कंडक्टर की लेंथ जो भी हो, तो पर यूनिट इंडक्टेंस के साथ कंडक्टर की लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंडक्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज टू फाइंड द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमने फिर यही किया कि ये डी एक्स इसकी थिकनेस ले ली, और उसके बाद जो इसकी लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ, बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर की लेंथ पीछे की तरफ कंडक्टर जा रहा होगा, ठीक है। सो उसकी लेंथ अगर एल है, सो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे एरिया आ जाएगी। जो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था, वो किताब को फोल्ड करके जो किताब का जो लॉन्गर एज का जो एरिया होता था, बेसिकली दैट एरिया इज डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 है। उसको बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सो एक्सटर्नल जो फ्लक्स होगा इसको आपने इंटीग्रेट करना है, एक्सटर्नल फ्लक्स, बिकॉज अगर कोई दो डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर, यानी एक डिस्टेंस मैंने d1 लिया और दूसरा डिस्टेंस d2 लिया, इन दोनों के दरमियान जो है जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वजह से कितनी इसकी इंडक्टेंस है, ठीक है। तो दैट विल बी इज इक्वल टू लेमडा एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ आई। एक मिनट बेटा, कोई जरूरी कॉल है, मैं अटेंड करके आपसे बात करता हूँ। हेलो, हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, अभी मेरा लेक्चर है, ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, जी सर। आप लोग हैं ना? वो कहाँ चला गया लेक्चर? यस सर। लेक्चर गायब हो गया। नजर आ रहा है लेक्चर? जी सर, नजर आ रहा है, बड़ा कर दे बस। यस सर। ओके, सो हियर इज व्हाट वी हैव, एक्सटर्नल फ्लक्स। इसकी वजह से अब देखें, अब यहाँ पे भी फ्लक्स है, यहाँ पे भी फ्लक्स है, यहाँ पे भी फ्लक्स है, यहाँ से हर पॉइंट पे जो सर्कुलर पाथ में फ्लक्स है उसकी डेंसिटी बी एक्स थी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इस डिस्टेंस d1 और d2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसमें जो फ्लक्स है उसकी वजह से कितनी इंडक्टेंस होगी उसकी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेमडा एक्सटर्नल है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन d1 एंड d2। ये फ्लक्स लिंकेजेस हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे तो जाहिर है ज्यादा होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे तो देयर विल बी लेस फ्लक्स लिंकेज एज कंपेयर टू द फ्लक्स व्हिच इज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। लेकिन हम एक जनरल एक केस लेते हैं, एक डिस्टेंस d1 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर और एक डिस्टेंस d2 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो एक बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर कितना फ्लक्स है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज उसकी वजह से कितने हैं, तो दैट फ्लक्स लिंकेज इज एक्सटर्नल। इसको हमने जब इंटीग्रेट किया d1 और d2 के दरमियान 2 इंटू 10⁻⁷ आई log d2 डिवाइड बाई d1, इसको इंटीग्रेट 1 बाई x log x आ जाएगा, उसको फिर आप मैनिपुलेट करके, दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन। सो इंडक्टेंस जो होगी कंडक्टर की, इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगी, इस कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है ड्यू टू द फ्लक्स बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, उसकी वजह से इंडक्टेंस कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log d2 डिवाइड बाई d1। d2 यहां से लेकर यहां तक एक्सटर्नल डिस्टेंस, ज्यादा जो डिस्टेंस है, और d1 ये वाला डिस्टेंस, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा b जो होगा उसकी वजह से फ्लक्स होगा, और उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, वो फ्लक्स लिंकेजेस ये वाली इक्वेशन है। फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइड बाय I किसके बराबर हो, इट इज इंडक्टेंस।
L एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ये पूरे फ्लक्स, एक्सटर्नल पूरे फ्लक्स की वजह से नहीं है, ये इंडक्टेंस है सिर्फ जो फ्लक्स है D1 और D2 डिस्टेंस, जो सेंटर से जो रेडियाई हैं, एक पाथ ये है D1 का पाथ है और दूसरा पाथ हमारे पास D2 है। इन दोनों पाथ्स के दरमियान जो फ्लक्स है उसकी वजह से इस कंडक्टर की जो इंडक्टेंस होगी दैट इज L एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log D2 over D1। एक मिनट जरा, एक ये क्या चीज है, ये कौन सी है, किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, अभी डेट डिसाइड करके एक मिनट प्लीज, ये इस वक्त नहीं, बाद में ले लेना, ठीक है, मैं कर देता हूँ, एक मिनट देखता हूँ, नहीं, ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? जी कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो। इट्स वेरी सिंपल, एक इंटरनल फ्लक्स की वजह से कितनी थी उसकी इंडक्टेंस, इट वाज इक्वल टू 1/2 × 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये इस कंडक्टर के लिए आप किसी कंपनी से कोई कंडक्टर खरीद के ले आते हैं तो कंपनी आपको बताती है, वो कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करके आपको बताती है कि ये वाला जो कंडक्टर है इसकी जो है पर यूनिट लेंथ, अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो वहां से आपको कंपनी की स्पेक से आपको पता चलता है कि पर यूनिट लेंथ जो है वो कितनी इंडक्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने एक जनरल केस लिया है, हमने सिर्फ ये किया है कि जो फ्लक्स D1 और D2 के दरमियान है, ठीक है, उसकी वजह से जो फ्लक्स जो इंडक्टेंस है कंडक्टर की, इस कंडक्टर की, सिंगल कंडक्टर है याद रखें, उसकी जो है 2 × 10⁻⁷ log D2 over D1 के बराबर है, हेनरीज पर मीटर। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए सिंगल कंडक्टर, ठीक है, बिकॉज सिंगल कंडक्टर जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर नहीं होता जिसमें से सिर्फ करंट जा रही हो और रिटर्न का कोई पाथ ना हो। यू विल ऑलवेज हैव कंडक्टर्स, किसी एक कंडक्टर में से करंट जा रही होगी तो उसका रिटर्न पाथ में भी 2 कंडक्टर्स या 3 कंडक्टर्स में से वापस आ रही है, या एक कंडक्टर में से वापस आ रही, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी कंडक्टर्स यू हैव इन द रिटर्न पाथ। सो देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ करंट, एक डायरेक्शन पे जाती है और दूसरे डायरेक्शन से वापस आती है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशंस हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम 2 कंडक्टर्स के दरमियान, क्योंकि सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस डिफरेंट होगी और 2 कंडक्टर्स जो कि हमेशा केस में, अगर जो उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देयर विल बी ऑलवेज ए रिटर्न पाथ एज वेल, ठीक है। सो इट मींस दैट वी नीड टू फाइंड द इंडक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ ए लूप, फॉर एग्जांपल, एक में से करंट जा रही है और दूसरे में से करंट वापस आ रही है। तो नेक्स्ट केस है, इसमें एक सिंगल फेस लाइन है, बेसिकली एक कंडक्टर 1 है जिसका रेडियस R1 है और कंडक्टर 2 है जिसका रेडियस R2 है, and there is distance d between these 2 conductors. In conductor 1 there is current I1, ठीक है, which is going into the page, अंदर की तरफ जा रही है, और in conductor 2 the current is coming out। ये डॉट जब भी होगा तो इसका मतलब है कि current is coming towards you, और ये जो है क्रॉस जब भी होगा तो ये this current is going away from you, बिकॉज अगर एक एरो आपसे दूर जा रहा हो तो एरो का जो पीछे जो टेल होती है वो आपको इस तरह नजर आती है, लेकिन जब आप एक एरो आपकी तरफ आ रहा है तो उस वक्त आपको एरो का हेड नजर आता है जिसमें एक डॉट होता है। तो बेसिकली दिस इज करंट कमिंग टुवर्ड्स यू एंड दिस इज करंट गोइंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। और कंडक्टर 1 जो है इसका रेडियस R1 है, कंडक्टर 2 का रेडियस R2 है, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है, ठीक है। नाउ what will be the direction of flux in this due to the current in this conductor, ठीक है। अगर इसको मैं देखूं, इसमें करंट अवे जा रही है तो इसमें फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लक्स होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लक्स होगा, क्योंकि ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, सिंगल फेज लाइन है, और इसमें से करंट वापस आ रही है, तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, जो इर्द गिर्द जो फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज what will be the इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1, ठीक है, इसकी इंडक्टेंस कितनी होगी, इसकी इंडक्टेंस कितनी होगी, ठीक है। नाउ अगर यहां से मैं ये देखें, अगर मैं इसकी जो फ्लक्स है, फॉरगेट अबाउट दिस कंडक्टर,
ठीक है, ये यहाँ पे है लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसका फ्लक्स यहाँ से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। ये इसी तरीके से लाइनें होंगी, ये लाइन होगी, 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 इस कंडक्टर की वजह से। ठीक है, यहाँ से इसी तरह की लाइनें इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी तरीके से वी अज्यूम दैट देयर इज नो करंट इन दिस कंडक्टर। इसमें अगर करंट है तो उसकी वजह से भी फ्लक्स जो होगा, इसका जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी तरीके से यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की गिरत एक में पाथ डिफाइन करूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्लक्स, जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर के इसका फ्लक्स देखें, इसका फ्लक्स यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, एक इंस्टेंट ऐसा होगा कि इसका फ्लक्स इस कंडक्टर के इसके बाहर होगा, इस कंडक्टर के बाहर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इस कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो इस तरीके से कर करके फिर इस कंडक्टर से, जब ये हम इस कंडक्टर से इतना डिस्टेंस मूव करेंगे तो इसके बाद जो इसका फ्लक्स जो होगा वो फिर इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर से जब मैं इस तरफ आता हूँ और इस तरफ आता हूँ तो नेट इफेक्ट, क्योंकि इन कंडक्टर से जब इस तरफ आते हैं तो दोनों की डायरेक्शंस, इस कंडक्टर से जब हम बाहर निकलते हैं तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इस कंडक्टर से जब इस तरफ आते हैं तो फिर ये जो फ्लक्स जो है, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अपोज कर रहे होते हैं। लेकिन अंदर साइड पे अगर हम देखें तो दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों देखो एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इसका फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, इसका फील्ड भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, तो जब इससे इस तरफ आते हैं, इस पॉइंट से जब मैं इस तरफ मूव करता हूं तो इसका फ्लक्स जो है और इसका फ्लक्स है वो क्या एक दूसरे को क्या कर रहे होते, अपोज कर रहे होते हैं। और इस तरीके से इस कंडक्टर से जब मैं इस तरफ आता हूं तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अपोज कर रहे हो। तो बेशक आप किसी कागज के ऊपर 2 कंडक्टर्स बना के, ठीक है, आप जरा देख लें, तो चूंकि अपोज कर रहे हो तो नेट इफेक्ट इसका इस तरह होता है कि जो फ्लक्स इस कंडक्टर का जो फ्लक्स यहां से बाहर होता है, ठीक है, वो इसकी जो इंडक्टेंस है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसी तरीके से इस कंडक्टर का जो फ्लक्स है जो इस कंडक्टर से इस पॉइंट से बाहर होता है वो फिर इसकी इंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि नेट इफेक्ट चूंकि अपोजिंग इफेक्ट है, इस कंडक्टर का जो अपना फ्लक्स है और इस कंडक्टर की वजह से फ्लक्स है, इस पॉइंट से बाहर जो होते हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। तो इस पे जो इंडक्टेंस है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती, एक्सटर्नल इंडक्टेंस। वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के इस कंडक्टर के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसमें जो फ्लक्स है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ वही इस कंडक्टर के इंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो L1 एक्सटर्नल, इस कंडक्टर का जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर हो, 2 × 10⁻⁻7 log d। यहाँ पे देखिए प्रीवियस इक्वेशन, यहाँ पे जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो ये D2 ये वाला डिस्टेंस था और D1 ये वाला डिस्टेंस है। मिनिमम D1 कितना हो सकता है, मिनिमम D1 R हो सकता है, क्योंकि R इज द एक्सटर्नल बाउंड्री। मसलन D में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सटर्नल L external due to the flux from the boundary of the conductor to a distance D2, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, D2 डिवाइडेड बाई R लिखेंगे। ठीक है, D2 डिवाइड बाई R लिखेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, वो तो उसकी इंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो ही यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो इसका फील्ड और इसका फील्ड चूंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, तो नेट इफेक्ट जो है वो क्या है, इस कंडक्टर के इंडक्टेंस पे फिर यहाँ से बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंट्रीब्यूशन फिर इस कंडक्टर पे नहीं होती, इसकी इंडक्टेंस। सो इसकी जो इंडक्टेंस है, जी बेटा सर ये मिड में तो ये ऐड कैसे कर रहा है, ये तो अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे को, इन दोनों के फ्लक्स। कहाँ पे, यहाँ पे मिड में नहीं ऐड कर रहा है ना, ये देखें ये नीचे की तरफ है, इसका भी नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ है ना। आप राइट हैंड रूल जरा लगाए ना। अच्छा अच्छा समझ गया सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप करते हैं, यहाँ पे इस यहाँ पे आप खड़े हैं, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ,
let me put it this way. Here is a point, for example. यहाँ पे एक पॉइंट में लगाता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अब इसका फ्लक्स जो है इस पॉइंट पे क्या होगा, लेट मी पुट इट दिस वे। जो पहला कंडक्टर है, इसको मैं यहाँ पे इस कंडक्टर की वजह से, लेट मी है, बस फिगर्स थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन एनीवे पर्पस फुलफिल हो जाएगी। ये इसकी वजह से फ्लक्स है, इस कंडक्टर की वजह से। ये वाला जो पहला जो कंडक्टर है इसकी वजह से, दूसरा कंडक्टर है इसकी वजह से। अब इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से जो फ्लक्स है ये, क्योंकि इसके गिरद है ना, इसकी वजह से इसमें डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें फिर ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है सर, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मैं अब एक और काम करता हूँ, प्लस कॉपी कंट्रोल V, और अब इस पॉइंट पे मैं इसकी वजह से देखता हूँ, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं फ्लक्स देखूं तो ऑफ कोर्स ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये काफी बड़ा सा सर्कल हो जाएगा। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। इसकी वजह से है डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसकी वजह से डायरेक्शन क्या है, इसकी वजह से ये जो फ्लक्स है इसकी वजह से ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है यहां से लेकर जब मैं इंफिनिटी तक मूव करता हूं, तो ओवरऑल इफेक्ट इसकी जो कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स लिंकेजेस की, या इसको इस तरीके से ले ले, अगर मैं ये पाथ लेता हूं, ये वाला पाथ, बल्कि इसको मैं छोटा सा, इसको, ये बात समझ गए ना, काउंटर इफेक्ट समझ आ गई है, बस वो लॉ एक लगा और काम कर, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। जब मैं यहां से मैं इसको इसका फ्लक्स, सिर्फ मैं इसका फ्लक्स देखता हूं, इस कंडक्टर का, ठीक है, पहले वाले कंडक्टर का मैं फ्लक्स देखता हूं। देखो इसके सर्कुलर रिंग्स में होगा ना इसका फ्लक्स। जब मैं इस पॉइंट से बाहर आता हूं और इसमें एक पाथ डिफाइन करता हूं, तो वो पाथ बेसिकली दोनों करंट्स को क्या करता है, इनक्लोज करता है। तो वो एम्पियर्स लॉ जो हमने Hx डॉट L इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड किया था ना Hx निकालने के लिए, तो आई इनक्लोज्ड यहाँ पे क्या, जब इस कंडक्टर से बाहर निकल के जब मैं ये पाथ डिफाइन करता हूँ, तो आई इनक्लोज्ड किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होती है, क्योंकि एक में करंट अंदर की तरफ जा रही है, दूसरे में करंट बाहर की तरफ। तो नेट करंट क्या है, इस पाथ में जो नेट करंट जो है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव, अगेन आई गो बैक, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इसकी जो इंडक्टेंस है दैट इज एक्सटर्नल, जो इंडक्टेंस होगी उसको यहां से लेकर यहां तक, इसके दरमियान जो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ एरिया में जो दोनों, इसको आप ये समझ लें कि ये दोनों कंडक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स इनका जो रेडियस होता है दैट इज much smaller than the distance between these two conductors। तो हम एज्यूम कर सकते हैं इसका जो रेडियस की वजह से, ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, बेसिकली पॉइंट कंडक्टर्स हैं। तो इस सूरत में फिर क्या होगा, जो इसका फ्लक्स जो होगा इसके साथ इसके जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस इस कंडक्टर की होगी दैट विल बी, उसके लिए जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर D, ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसका जो D1 है, D1 यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये होगा, रेडियस होगा, और D2 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस D होगा, दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। सो इस कंडक्टर का जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है L1 कंडक्टर 1 की, दैट विल बी 2 × 10⁻⁷ log D डिवाइड बाय R1। D यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, और R1 जो है ये इसका रेडियस है। तो बस ये आप एक फार्मूला ये याद रखें, जब हमारे पास सिंगल फेज लाइन हो तो उसकी जो इंडक्टेंस है सिंगल कंडक्टर की तो हमने निकाली थी, जब हमारे पास सिंगल फेज लाइन हो तो उसकी कंडक्टर 1 की जो एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से जो इंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी द रेडियस ऑफ 2 × 10⁻⁷ log ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, फेज कंडक्टर्स जो हैं, डिवाइडेड बाय कंडक्टर 1 का रेडियस, ठीक है। लेकिन इसकी टोटल इंडक्टेंस कितनी हो गई कंडक्टर 1 की, बिकॉज वी नो दैट दिस इंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लक्स, द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 विल बी
ड्यू टू द फ्लक्स, ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स प्लस ड्यू टू द एक्सटर्नल फ्लक्स। ठीक है, इंटरनल इंडक्टेंस ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻7 थी, और एक्सटर्नल की वजह से कितनी होगी, उसका जो करीब एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाय r1 2 इंटू 10⁻⁻7 log d डिवाइड बाय r1। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इस कंडक्टर की क्या चीज आ जाएगी, इंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं इस इक्वेशन को, ताकि एक कंपैक्ट फॉर्म में मैं लिखूं इस इक्वेशन को। ठीक है, कैसे कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं इस इक्वेशन में अगर मैं ये करूं, इस इक्वेशन से 2 इंटू 10⁻⁻7 कॉमन निकालूं, 2 इंटू 10⁻⁻7 तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻7 भी निकाला, 2 भी निकाला, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, सो 2 इंटू 10⁻⁻7 1/4 प्लस log d डिवाइड बाय r1, ये चीज आ गई मेरे पास। लेकिन 1/4 को मैं लिख सकता हूँ log e raised to power 1/4 लिख सकता हूँ, log e raised to power 1/4 is equal to 1/4। ठीक है, सो 2 इंटू 10⁻⁻7 log e raised to power 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई r1 प्लस log d डिवाइड बाई 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग थिंग, इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो व्हाट आई गेट इज, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास, और इसको फिर मैं 1/1 करके लिखूं तो 1 e raised to power -1/4 बन जाएगी, log 1 e raised to power -4 ये बन जाएगा, और r1 इन इस टर्म और इस टर्म को मैं कंबाइन करूं तो व्हाट आई गेट इज, आई विल गेट log 1/r1 e raised to power -1/4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये r1 मल्टीप्लाइड बाई e raised to power -4, इसको हमेशा मैं एक नाम दे देता हूं, उसको r1 डैश कहता हूं। ठीक है, जब एक्चुअल, हमेशा जब भी मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल कंडक्टर का रेडियस में देखूंगा, उसको e raised to power -1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसको मैं एक और रेडियस डिफाइन करूंगा, r1 डैश, इसको हम फैक्टिशियस रेडियस कहते हैं, ये एक्चुअल रेडियस नहीं है, दिस इज ए फैक्टिशियस रेडियस, इसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्लस log d ओवर 1। ठीक है, सो r1 डैश को मैंने लिखा r1 e raised to power -1/4 लिखूं तो इस इक्वेशन को फिर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 raised to power -7 log 1 ओवर r1 डैश, प्लस इसमें अब इफेक्ट जो है एक्सटर्नल और इंटरनल कंडक्टर्स, इंटरनल करंट्स जो हैं, फ्लक्सेस जो हैं, दोनों का इफेक्ट इस इंडक्टेंस में शामिल है, दोनों की वजह से ये इंडक्टेंस, प्लस 2 इंटू 10 raised to power -7 log d ओवर 1। इसी तरीके से कंडक्टर 2 है, उसकी इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10 raised to power -7, सिमेट्री है, 1 ओवर r2 डैश, r2 डैश किसके बराबर होगा, r2 डैश इज इक्वल टू r2 e raised to power -1/4। जिस तरीके से r1 के लिए मैंने ये डेरिवेशन की, इसी तरीके से r2 के लिए भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो 2 इंटू 10 raised to power -7 log 1 ओवर r2 डैश प्लस 2 इंटू 10 raised to power -7 log d ओवर 1 हेनरीज पर मीटर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको फिर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, अब देखें इसमें 2 इंटू 10 raised to power -7 कॉमन है, इसको कॉमन निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 raised to power -7 log d ओवर r2 डैश। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to power -7 d ओवर r1 डैश। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू फेज लाइन है हमारे पास, सिंगल फेज लाइन है, ठीक है, इसमें एक कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस एंड एक्सटर्नल, उसकी वजह से कितनी होगी, 2 इंटू 10 raised to power -7 log d ओवर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, जो उसका दूसरा रिटर्न पाथ है, उनके दरमियान डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय r1 डैश, नॉट r1, r1 डैश इज नथिंग बट r1 इंटू e raised to power -1/4, इसको हमने फैक्टिशियस रेडियस का नाम दिया है। ठीक है, सो कंडक्टर 1 की इंडक्टेंस जो होगी 2 इंटू 10 raised to power -7, ठीक है, log, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये इक्वेशन थोड़ी सी ओवरलैप हो गई है। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ।
डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गई। जब तक आप लोग करेंगे नहीं मुश्किल हो जाएगा। जो लेक्चर होता है उसको देख के आया करें। सो L1 किसके बराबर हो गया? 2 × 10⁻⁷ log d over r1 dash हेनरीज पर मीटर। और L2 किसके बराबर हो गया? d × 10⁻⁷ log d over r2 dash। ठीक है, R2 डैश यहाँ पे लिखा है हेनरीज पर मीटर। तो टोटल जो कंप्लीट सर्किट की इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। L1 प्लस L2 4 × 10⁻⁷ log d over r1 dash into r2 dash हेनरीज पर मीटर। लेकिन अगर R1 जनरली इफ R1 इज इक्वल टू R1 dash इज इक्वल टू R2 dash, ठीक है, दोनों की अगर इंडक्टेंस दोनों के रेडियाई सेम है, so total inductance will be nothing but 4 × 10⁻⁷ log d over r dash हेनरीज पर मीटर। इसका मतलब है कि अगर सिंगल फेज लाइन है और 100 मीटर 1 किलोमीटर लेंथ है, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, ठीक है, और एक उसका रेडियस है, एक कंडक्टर का उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, सिंगल फेज लाइन है, डिस्टेंस 1000 मीटर है, फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए हम 1000 मीटर लेते हैं, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर है, और एक कंडक्टर का जो रेडियस है फॉर एग्जांपल वो 1 सेंटीमीटर है, फॉर इंस्टेंस लेट अस अज्यूम दैट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो टोटल लाइन की टोटल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कितनी होगी हम कैसे निकालेंगे? 4 × 10⁻⁷ log d क्या लेंगे? 1000 डिवाइड बाय r डैश क्या होगा? अब 1 सेंटीमीटर को आप पहले कन्वर्ट करें मीटर्स में, उसको फिर e⁻⁻1/4 से मल्टीप्लाई करें तो वो r डैश आ जाएगा, ठीक है। d और r डैश आप पुट करें तो वहां से इंडक्टेंस आ जाएगी। लेकिन रिमेंबर दैट इसमें ये जो इंडक्टेंस है ये लूप की इंडक्टेंस है, यानी पूरा जो है इसमें रिटर्न पाथ भी शामिल है, दोनों की टोटल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे ऐड कर दिया है। लेकिन अगर सिर्फ उसमें से एक कंडक्टर है उसकी 1000 मीटर लेंथ क्या, जो दो कंडक्टर, एक रिटर्न पाथ है और दूसरा जो गोइंग पाथ है जिससे करंट जा रही है, एक में से आ रही है, सिर्फ जिसमें से करंट जा रही है उसकी इंडक्टेंस निकालें तो फिर क्या करेंगे? ये लूप की इंडक्टेंस है तो L डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। और D ऑफ कोर्स D इट विल बी द, ये जो D है सॉरी ये जो D है ये क्या चीज है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स है, ठीक है। उसको जब ये डिस्टेंस D डिवाइड बाय R डैश हम पुट करेंगे तो ये बेसिकली इंडक्टेंस ऑफ लूप पर मीटर आ जाएगी। उसको फिर टोटल डिस्टेंस जो 1000 मीटर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस, ये पर यूनिट लेंथ है, उसको टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर क्या चीज आ जाएगी? वी विल गेट द इंडक्टेंस ऑफ द लूप, दोनों कंडक्टर्स की टोटल सम आ जाएगी। जी बेटा। सर हमने तो जो एजम्पशंस ली थी उनमें सिर्फ 2 कंडक्टर्स थे, ये पूरी लाइन की किस तरह से हम निकाल रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आया। नहीं, लाइन में 2 कंडक्टर्स हैं ना। लाइन में 2 कंडक्टर्स तो नहीं होते सर। तो हमने 2 कंडक्टर्स, एक रिटर्न, अगर सिंगल फेज लाइन है तो उसमें कितने कंडक्टर्स होंगे? सर बहुत ज्यादा नहीं होते सिंगल फेज लाइन में। सर आप आपके बता घर की तरफ से नहीं, आपके घर की तरफ जो बाहर से जो लाइन आती है, अच्छा आप स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात तो नहीं कर रहे हैं? सर स्टैंडर्ड ही होते हैं ना, एक कंडक्टर के ऊपर स्ट्रैंड्स होते हैं ना। नहीं, आप फॉर द टाइम बिंग वी अज्यूम दैट द कंडक्टर इज अ सॉलिड कंडक्टर, जिस तरह की कॉपर की एक मोटी सी वायर है या एल्यूमिनियम की मोटी सी वायर है। ठीक, तो बात सर वही है ना। उसमें फिर कितने कंडक्टर्स होंगे अगर 1 किलोमीटर की हम बात करते हैं? 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो एक जो जिसमें से करंट जा रही है एक कंडक्टर हो गया, जिसमें से करंट वापस आ रही है दूसरा कंडक्टर हो गया। अच्छा सही समझ नहीं आई? आ गई समझ सर। स्टैंडर्ड में ज्यादा होते हैं। लाइक दिस, ये देखिए ये एक कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रही है, ठीक है, और ये फिर दूसरा कंडक्टर है जिसमें से ये एक कंडक्टर हो गया, इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूं, ये एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, और फिर इसी तरीके से एक और कंडक्टर में बनाता हूं, ये दूसरा कंडक्टर हो गया। ये आप समझ लें कि ये जो दोनों कंडक्टर्स जो है ना, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। इज इट क्लियर?
सर ये जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इनमें सिर्फ इसी तरह गिनती के कुछ कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि 3-4 कंडक्टर जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये ज्यादा होते हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। 3 फेज लाइन में तो 3 नहीं, उसकी तो हमने फिर बंडलिंग की बात की थी ना। अगर 220 kV या उससे ज्यादा हो तो फिर एक फेज के लिए हम एक से ज्यादा कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। सही है फिलहाल सर, आप ये समझ लें ना, फिलहाल आप ये समझ लें कि आपने आपके घर की तरफ जो बाहर से करंट आ रही है वो एक सॉलिड कंडक्टर, या लेब में आप लेब में जो इस्तेमाल करते हैं अपने सर्किट से बनाते वक्त, वहां पे भी 2 कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ना। अगर जो उनकी बिल्कुल लेंथ सर। बहुत कम है, इंडक्टेंस बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, लेकिन स्टिल 2 कंडक्टर्स के दरमियान जो लेब में आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो 2 कंडक्टर्स लगाते हैं, एक में करंट जा रही है, एक में से करंट आ रही है, तो उनकी भी एक इंडक्टेंस होगी। उसमें से करंट जा रही है, वो जो लूप बनती है ना, उसकी भी एक इंडक्टेंस होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? सही। आपने पावर सप्लाई के साथ आपने वो जो लैब के अंदर वायर्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्ट्रैंडेड नहीं होती है, ठीक है। आप मोटी सी 2 वायर्स आप लगाते हैं, उसके साथ टर्मिनल्स के साथ लगा के वहां से 2 वायर्स के जरिए आप करंट को कहीं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 कंडक्टर्स हो गए, सिंगल जी फेज। सर, ये रिटर्न पाथ तो ग्राउंड होता है ना, ये जिसकी आपने जी बात जी, की? एक में से करंट जाएगी, जाहिर है, फिर दूसरे में से वापस आएगी, ठीक ठीक है, है। सही है। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर की भी इंडक्टेंस इस कंडक्टर की भी है। इस कंडक्टर की इंडक्टेंस किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर डैश। इस ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को फार्मूला, ये वाला फार्मूला, दिस फार्मूला विल बी यूज्ड। ये और ये जवाब किस में आएगा? पर यूनिट लेंथ में आ जाएगा, पर मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये डेरिवेशन जो की है वो पर मीटर के लिहाज से की। लेकिन अगर 1000 मीटर, इस इक्वेशन की मदद से दोनों कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस और उसका जो फैक्टिशियस रेडियस है कंडक्टर 1 का, वो फाइंड करें, तो ये कंडक्टर 1 की पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस आ जाएगी। उसको फिर आप 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडक्टर 1 की टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली कंडक्टर 2 की टोटल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर ये दोनों अगर R1 इज इक्वल टू R2 डैश है, तो उस सूरत में फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? इट विल बी द सम ऑफ दीज टू इंडक्टेंसेस व्हिच इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁷ log d divided by R dash henries per meter. 1/2 of the total inductance is called inductance per conductor. ये जो है ये इंडक्टेंस पर कंडक्टर है, ये इंडक्टेंस पर कंडक्टर है, लेकिन ये इंडक्टेंस किसकी है? लूप की इंडक्टेंस है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अभी पर कंडक्टर डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, और अगर लेंथ मुझे पता हो तो 1000 मीटर डिस्टेंस है तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2000 से नहीं करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसकी इंडक्टेंस पर यूनिट और इसकी इंडक्टेंस इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको इसको भी 1000 से ही मल्टीप्लाई, जब ये इक्वेशन लिखूंगा, टोटल इंडक्टेंस निकालनी है तो टोटल जो लाइन की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब सिंगल कंडक्टर का निकालना है तो ऑफ कोर्स इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। या अगर लूप की इंडक्टेंस पता है तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर सिंगल कंडक्टर की इंडक्टेंस आ जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। सर ये R1 डैश और R2 डैश हमेशा बराबर होंगे क्योंकि रिटर्न पाथ की लेंथ सेम ही जरूरी होगी? नहीं है, जरूरी नहीं है। ये कैसे सर? यहाँ पे तो चले आप समझ लें कि अब एक तो ये है कि चले आपने कसरत जो है ना, एक का रेडियस ज्यादा रखा, एक का कम रखा। फॉर एग्जांपल आपने डिजाइन इस तरीके से किया, आपका डिजाइन कोई मजेदार नहीं था, आपने ये काम कर दिया, तो कोई आपको रोक तो नहीं सकता है ना। ठीक एक है, जनरल हमने केस लिया है, सही बात समझ सर। गए ना। हमने एक जनरल केस लिया, एक का R1 और एक का हमारे पास R1 डैश है और एक का हमारे पास R2 डैश है। लेकिन आगे हम देखेंगे, आगे फिर मजीद हम चीजों को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ठीक है ना, तो इसको फिर हम देखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां से आपको नजर आ रही है इंडक्टेंस के हवाले से। इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे, कौन लेंथ सा ऑफ डिस्टेंस है ये? सर लेंथ दो पे डिपेंड कंडक्टर्स के नहीं, दरमियान का। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने निकाली ना, लेंथ जितनी ज्यादा होगी जाहिर है वो ज्यादा होगी। लेकिन जो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ किस पे डिपेंड करती है? दोनों दोनों के दरमियान डिस्टेंस और रेडियस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। इज इट क्लियर? जी सर।
नाउ इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कंडक्टर्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर लॉग जिसका ज्यादा होगा वो। नहीं, डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं दो कंडक्टर्स के दरमियान, लॉग वाली बात ही नहीं है ना। लाइन की इंडक्टेंस कम होगी ज्यादा हो जाएगी? हाँ यार, यहां नजर नहीं आ रहा है? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ाएगी तो इंडक्टेंस बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो लाइन की इंडक्टेंस, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, लाइन की इंडक्टेंस कम से कम हो, क्योंकि लाइन की इंडक्टेंस की वजह से रिएक्टेंस होती है जी सर बिल्कुल। 2πL। तो आइडियली स्पीकिंग लाइन के डिस्टेंस दोनों लाइंस के दरमियान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। जितना कम हो उतना अच्छा है, ताकि लाइन की इंडक्टेंस क्या हो, कम हो। लेकिन लाइन की इंडक्टेंस को अगर डिस्टेंस कम करते चले जाएंगे तो एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि दोनों कंडक्टर्स एयर के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाए और दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा एक और मसला भी है, जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस आप कम करेंगे कोरोना तो इफेक्ट कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटिव इफेक्ट उन लाइनों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। इंडक्टेंस कम होगी। दो कंडक्टर्स इवन लैब के अंदर जो सर्किट बोर्ड ब्रेड बोर्ड्स के ऊपर जब आप सर्किट्स बनाते हैं, दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के बहुत करीब हों तो उनके दरमियान कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि दोनों प्लेट्स जो हैं दे बिहेव एज इफ दे आर द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, टू लाइंस। ठीक है, बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतना कैपेसिटेंस लाइंस की उतना कैपेसिटर की प्लेट्स या कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइडियली अच्छी अच्छी बात तो ये होगी, वी शुड हैव द मिनिमम डिस्टेंस, जितना कम कर सकें डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स टू रिड्यूस द इंडक्टेंस। लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस। और उसमें से एक ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो ये और इफेक्ट, जब हम इंडक्टेंस को कम करना शुरू कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेटर वी विल आल्सो ड्राइव इक्वेशंस फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एज वेल, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये आपने जो डी की बात की है, इसका मतलब इसको कम करने का प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि दो कंडक्टर्स जो आपने दो लाइंस बनाई थी उनके दरमियान का डिस्टेंस कम करेंगे? हाँ हाँ, इनके दरमियान डिस्टेंस आप कम करें ना। ये टावर के ऊपर आपने जो लगाया है, ठीक है, उन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दें। तो सर टावर में ऐसे ही होता है कि एक लाइन मतलब आ रही होती है और दूसरी रिटर्न पाथ होता है जो वापस पावर जनरेशन साइड पे जा रहा होता है। हाँ 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 हाँ, तो नहीं, तो कंडक्टर्स आखिर आपका टावर है ना। हियर यू हैव द टावर फॉर एग्जांपल। ये मेरे पास ये टावर है, इसको मैं टावर बनाता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ये टावर है, दिस इज द टावर। ठीक है, ये टावर है। इज इट क्लियर? सही है तो सर। यहाँ से दो दो ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ से जा रही हैं। एक का कंडक्टर ये जा रहा है, एक ये सिंगल फेज है, और दूसरा फिर मेरे पास कौन सा हो गया, दूसरा कंडक्टर इज दिस। एक और कंडक्टर मैं बनाता हूं, दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये होगा, ये होगा। ये दो कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे आपने इंसुलेटर यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के जितना करीब करेंगे तो लाइन की इंडक्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगा। जितना करीब करेंगे कम होगी। इज इट क्लियर? लेकिन फिर ये पैरेलल प्लेट, एक उसके पैरेलल प्लेट्स के तौर पे ये टावर है, ये जो मैंने क्रॉस जो लगाई, ये टावर है बेसिकली। इसके ऊपर दो लाइनें जा रही हैं, सिंगल फेज लाइनें हैं। एक ये है और दूसरी हमारे पास ये है, जहाँ पे ये जो मैंने बनाई है। ठीक सर है, अगर ये जा रही। थ्री फेज को अभी अभी बात नहीं करते, थ्री फेज की बात नहीं करते हैं। सर अगर मिसाल के तौर पे थ्री फेज होता तो फिर ये 6 लाइंस होती। हाँ, थ्री अगर फेज ये में थ्री 3 लाइनें होती ना।
नहीं, जैसे अभी एक रिटर्न पाथ भी है ना, तो उसमें 6 लाइंस हो नहीं, जाती उसमें तो हमने बात की है ना, अगर हमारे पास बैलेंस सिस्टम है जी। तो उसमें सिंगल फेज 3 फेज में हम 3 लाइनें ABC फेजेस होते हैं ना, 3 फेजेस होते हैं जी सर। और 3 कंडक्टर्स होते हैं। और फिर रिटर्न पाथ, अच्छा हाँ, रिटर्न पाथ फिर कैसे बनेगा? उसमें ट्रांसमिशन में तो आपने वो डेल्टा में लगाया होता है ना, तो रिटर्न पाथ उस वक्त हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी ना। बैलेंस्ड अगर सिस्टम हो तो फिर रिटर्न पाथ में करंट क्या होती है? अच्छा, हमेशा 0 होता है सर उनका सम। यू डू नॉट नीड जीरो एनी रिटर्न पाथ इवन। सही सही सही, ठीक है, समझ गया सर। सर, लेकिन आइडियली जीरो तो नहीं होता, तो उसमें कोई एक एक तार एक्स्ट्रा लगाएंगे रिटर्न के लिए? न्यूट्रल, हाँ। ट्रांसमिशन में तो मेरे ख्याल में नहीं लगाते हैं। जो ट्रांसमिशन होती है ना, ये उसमें नहीं लगाते हैं, उसमें नहीं लगाते हैं। लेकिन सर, हाँ अभी उसमें मेरे ख्याल से यूजर एंड पे ग्राउंड करके भी जा सकते हैं। है, अर्थ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिटर्न पाथ के तौर पे। कुछ जगहों पे आपके पास एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है आपके पास, और रिटर्न आप अर्थ को एज ए रिटर्न के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हैं सिस्टम्स। यस सर। सर तो मतलब ये जो रिटर्न पाथ है ये जनरेशन स्टेशन तक जा रहा होता है, 2 लाइंस वहीं से हम भेजते हैं? जी 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 जी। सही है ऑफ सर। कोर्स देयर विल बी सम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जी जी, जनरेशन बिल्कुल स्टेशन है, बिल्कुल। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, उसके बाद आपके पास उसके बाद फिर आप उसको ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद रिसीविंग एंड पे फिर उसको स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद घरों से जो जा रही होती है, घरों को जी अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं ना, क्योंकि घरों का लोड तो बैलेंस नहीं होता, वहां से फिर आप न्यूट्रल कंडक्टर जो है वो फिर आप घरों से हम निकालते हैं, लेकिन उसका साइज आप छोटा रख सकते हैं। क्यों छोटा रख सकते हैं? क्योंकि अगर आप एज्यूम करते हैं कि इम्बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें से करंट क्या होगी, कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, कम फ्लो उसमें से करेगी। जो करंट फ्लो करेगी वो कम फ्लो करेगी, तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप कम कर सकते हैं। जो इम्बैलेंस्ड करंट होती है सिर्फ वही उसमें से करंट उसमें से फ्लो करती है। सही है सर, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लें, इसको पढ़ लें, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। एक मिनट में जरा हाजिरी तो लगाओ ना।